हेलो एवरीवन, क्या हाल से सभी के। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई एकदम अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। एंड वेलकम टू लर्न विद ओपन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 साइंस का विच स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम वन शॉट में ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आए, वीडियो पसंद में आए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस टाइप की वीडियो और बनाने का, और मैं डेली बेस पे आपको इस टाइप की वीडियो दे सकूँ। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हमें इसमें पढ़ना है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि किस साइंटिस्ट ने एटम के बारे में क्या क्या हमें डेफिनेशन दी, क्या क्या बताया, क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, उसका रिजल्ट क्या क्या रहा, उस बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है उस बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर में पढ़ना है चार्ज पार्टिकल जो मैटर के अंदर पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन्स जो एटम से पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। थॉमसन जो अपना मॉडल लाया था एटम के बारे में, जो उन्होंने बताया था, उसके बारे में पढ़ना है। रदरफोर्ड जो लाए थे थॉमसन के बाद एटम के बारे में, जो उन्होंने बताया, उसके बारे में पढ़ना है। और रदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक रहे, क्या क्या कमियां रही, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो नील्स बोर्स का जो मॉडल आया एटम का, उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है न्यूट्रॉन्स के बारे में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंशियल, अलग अलग शेल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा किस टाइप से हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। वैलेंसी के बारे में पढ़ना है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें आइसोटोप्स और लास्ट हमारा टॉपिक जो है आइसोबार्स, इन सबके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा जो टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। तो हम टॉपिक वाइज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैटर में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। अब एटम जो है हमारे, उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के टाइप होते हैं। ठीक है, तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और हमारे थर्ड होते हैं न्यूट्रॉन्स। तो हमारे एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में क्लासिफाइड है, विच आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सेकंड पॉइंट हमारा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब इन पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा नेगेटिवली चार्ज होगा। वही प्रोटॉन्स में हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं। और न्यूट्रॉन जो होता है हमारा, इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम E- से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन्स को हम P+ से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन में जब कोई चार्ज है नहीं तो उसको सिंगल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के टाइप है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन्स आर, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हमारा है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 1/2000 टाइम होता है हाइड्रोजन एटम के मास के। ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा। ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम के पूरे मास का 1/2000 टाइम होता है। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम एंड इज टेकन एज 1 यूनिट। अब इलेक्ट्रॉन का हमने मास पढ़ लिया कि हाइड्रोजन के 1/2000 टाइम है, मगर जो प्रोटॉन का मास है वो, उसका मास जो है हाइड्रोजन के मास के बराबर माना जाता है और उसको हम 1 यूनिट लेके चलते हैं। ठीक है, अब जो न्यूट्रॉन का मास है वो भी हाइड्रोजन एटम के बराबर माना जाता है और उसको भी हम 1 यूनिट लेके चलते हैं। बस डिफरेंस कहाँ पे आया कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 1/2000 टाइम है हाइड्रोजन के मास के। ठीक है, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम हाइड्रोजन मास के बराबर लेके चलते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो एटम जो है हमारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, एक एटम में जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में हर जगह फैले होते हैं। ठीक है, और स्मॉल और डेंस न्यूक्लियस जो है वहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन हर जगह सराउंडेड होते हैं क्लाउड की फॉर्म में, और इसी के आसपास एक न्यूक्लियस पाया जाता है और उसी के आसपास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो है एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया ना, चार्ज उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से जानते हैं, जो अफेक्ट करता है कि वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ में, और एक दूसरे के साथ वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये उनके चार्ज ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद यहाँ पे हमें डायग्राम दिखा रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सराउंडिंगली सर्वाइव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं आपस में। यहाँ पे हमें दिखा रखा है न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है डेंस फॉर्म में, इसी के आसपास प्रोटॉन पाए गए हैं और इसी के अंदर जो है न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है पूरे न्यूक्लियस के अराउंड में।
एटम के अंदर। उसके बाद हमें पढ़ना है एटम के न्यूक्लियस के बारे में। एक एटम जो है हमने पढ़ा ना कि एक एटम इलेक्ट्रॉन सराउंडेड होता है, इलेक्ट्रॉन सराउंडेड होता है उसके आसपास में, न्यूक्लियस उसका डेंस होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उसके पास में। न्यूक्लियस में जो है माना जाता है कि न्यूक्लियस में जो है पूरे एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। बट इट ऑक्यूपाइज ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम। मगर अब ये तो मान रहे हैं कि पूरे एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो ये सुनने से तो ये लग रहा होगा कि ऑब्वियसली बात है कि न्यूक्लियस साइज फिर बहुत बड़ा होना चाहिए जब मास उसका पूरा एटम का उसके अंदर है। मगर उसका जो है वो पूरे स्पेस का कुछ फ्रैक्शन पार्ट ही जो ऑक्यूपाई करता है एटम के अंदर, ठीक है। मतलब बहुत कम पार्ट ही न्यूक्लियस वहां पे ऑक्यूपाई करता है, ना के बराबर एक तरीके से माइन्यूट फ्रैक्शन पार्ट होता है। The diameter of a typical nucleus is only about 1 into 10 raised to the power minus 14 मीटर, या फिर जिसको हम बोले 4 into 10 raised to the power minus 13 इंच, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि जो डायमीटर होता है किसी भी टिपिकल न्यूक्लियस का वो 1 into 10 raised to the power minus 14 मीटर होता है। मतलब अगर हम 1 को 10 raised to the power minus 14 से मल्टीप्लाई करें, या सिंपल सा मैं बोलूँ कि अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ किससे, 10 के आगे अगर मैं 14 जीरोस लगाता जाऊँ तो आप समझ सकते हैं कि कितने जो है जीरोस आएंगे और कितने डेसिमल के बाद वो चला जाएगा। तो इतना माइन्यूट सा तो उसका डायमीटर ही होता है। तो डायमीटर इतना छोटा है तो उसका साइज कितना छोटा होगा आप खुद ही एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा भी रखा और अबाउट 1 अपॉन में 1 लाख ऑफ द डायमीटर ऑफ द एंटायर एटम। मतलब अगर मैं पूरे डायमीटर का एंटायर जो एटम का पूरा डायमीटर है उसको 1 अपॉन 1 लाख से भी डिवाइड करूंगा तो उसके बराबर जो है उसका साइज माना जाएगा, उसके न्यूक्लियस के डायमीटर का साइज, ठीक है। तो मतलब इस बात से हमें पता लग रहा है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई, जो हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, उसकी डिस्कवरी की थी सर जे थॉमसन ने। ये हमारे एक साइंटिस्ट हुए थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अराउंड हर जगह पाए जाते हैं। और हर इलेक्ट्रॉन में एक सिंगल फंडामेंटल यूनिट होती है नेगेटिवली चार्ज की, जिसकी वैल्यू हमारे नेगेटिवली चार्ज सिंगल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू हमारी बराबर होती है 1.602 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज पाए जाते हैं, तो वो होता है 1.602। हम इसको एज्यूम करें तो ये मान लो 1.6, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में 1.6 दे रखा है। तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम ये उसकी वैल्यू होती है एक नेगेटिव चार्ज की। और जिसका मास जो है 9.109 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg, ये इसके मास की वैल्यू होती है। इसको भी आप 9.1 ले सकते हो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 9.1 ले सकते हैं यहाँ पे। तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन के में जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, और इसका मास जो है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि नोट्स में फिर आपको दिखेगा नहीं मैंने जो लिखा है, ये सारे मिटा देता हूँ। और ये जो मैंने मार्क किया आपको खाली 9.1 याद रखना है और 1.6 याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द लाइटेस्ट पार्टिकल विद अ नोन मास। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसको सबसे हल्का पार्टिकल माना जाता है जिसका मास हमें पता होता है। मास हमें पता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg। तो इलेक्ट्रॉन को कभी भी हम जो है छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पहले से वो इतना स्मॉल होता है तो उसको हम और कितने स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का कभी भी कोई रियल साइज नहीं होता, ठीक है, बस हम उसको मानते हैं कि इसका साइज इतना होगा और इसका पॉइंट इन स्पेस होता है। और ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होगा वो भी 0 होगा, 0 माना जाता है रेडियस को उसकी, क्योंकि हमने डायमीटर का साइज देखा कि डायमीटर का साइज कितना ही 0.0 समथिंग आएगा। तो अब उसका रेडियस हम क्या ही निकालेंगे, तो उसका रेडियस भी 0 माना जाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर करते हैं सर जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। द न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन अ प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन जो है उसको प्रोटॉन से भारी माना जाता है और इसका जो मास है, ठीक है, 1838 टाइम्स हैवी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एलिमेंट्री पार्टिकल दैट इज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो न्यूट्रॉन जो है इसको न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है, और ये बेसिक पार्ट होता है किसी भी न्यूक्लियस के एटम का, ठीक है, इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है, ठीक है, और इसका जो वजन है 1.6749 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 kg। अब इसको भी हम अप्रॉक्सीमेट कितना लेके चलेंगे 1.6 या 1.67 लेके चलेंगे तो
वही बात बन जाएगी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg हमारे न्यूट्रॉन का साइज होता है। क्या पढ़ा हम न्यूट्रॉन के बारे में? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन हमने माना कि ये प्रोटॉन से भारी होता है थोड़ा, जिसका मास जो है 1838 टाइम्स हैवी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल चार्ज माना जाता है। न्यूट्रॉन का जो डायमीटर होता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है, और इसका वजन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप आप सभी को। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है प्रोटॉन्स के बारे में। तो एटम जो होते हैं हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम प्रोटॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो हमने पढ़ लिया अभी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं हमेशा एटम के सेंटर में पाए जाते हैं, जो मिलके दोनों मिलके हमारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, वो न्यूक्लियस से सराउंडेड होते हैं, न्यूक्लियस से घिरे हुए होते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल हमने पढ़ लिया E- होता है। चार्ज का सिंबल हमने पढ़ लिया -1। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है हमारा P+ होता है, इसका चार्ज होता है +1 का। न्यूट्रॉन हमारा, इसका कोई सिंबल नहीं है, और इस पे चार्ज 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल है ये। और इलेक्ट्रॉन का हमारा मास होता है 9.1, जो अभी हम लेके चल रहे थे कि 9.1 लेके चल रहे हैं हम। ठीक है ना, तो 9.1 लेके चलना है, ये हटा देना है। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का मास हमारा सेम वही होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तीनों चीजें समझ में आ गई, सिंबल क्या है इनका, चार्ज क्या है और मास क्या है इनका। नेक्स्ट है हमारा कि जो हम रूल डिटरमाइन करेंगे कि कितने सब एटॉमिक पार्टिकल जो है प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन डिटरमाइन फ्रॉम अ सेट ऑफ सिंपल रूल। अब कुछ सिंपल रूल है जो हमें बताते हैं कि कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ये किसी भी एटम के अंदर। तो पहला रूल हमारा क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। अब उस एटम का जो भी एटॉमिक नंबर होगा, अभी हम एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे आगे क्या होता है, एटॉमिक नंबर का सिंबल Z होता है। तो उस एटम का जो भी एटॉमिक नंबर होगा, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर के बराबर ही हमारा प्रोटॉन का नंबर होता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, न्यूट्रल एटम है, वो बराबर होगा जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो मतलब जितने प्रोटॉन प्रेजेंट उतने ही वहां पे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मतलब प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, द मास नंबर ऑफ द एटम m इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। अब किसी भी एटम का मास जो है कैपिटल M, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, वो किसके बराबर होगा, वो हमारा बराबर होगा प्रोटॉन प्लस किसके, न्यूट्रॉन के। ठीक है, तो हमारा मास नंबर का फॉर्मूला बन जाता है कि मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उसके बाद हमें पढ़ना है फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर ऑफ द एटम एंड द एटॉमिक नंबर। अब अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने के कितने प्रेजेंट होंगे, तो वो मेरा बराबर होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मुझे निकालने हैं तो वो किसके बराबर होगा उसके बारे में देखते हैं। तो मेरा बराबर होगा मास नंबर ऑफ एन एटम माइनस एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं m में से z को माइनस कर दूं तो मेरा किसके बराबर आएगा, वो मेरे बराबर आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर में। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आई होंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमें देखना है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस के बारे में, क्या डिफरेंस दोनों के बीच में होता है। प्रोटॉन जो होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एटम होते हैं प्रोटॉन्स के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। उसके बाद प्रोटॉन जो हमारे होते हैं थोड़े भारी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारे थोड़े हल्के होते हैं वेट में। ठीक है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन थोड़े भारी होते हैं और इलेक्ट्रॉन मेरे थोड़े हल्के होते हैं वेट में कंपैरिजन में थोड़े। उसके बाद प्रोटॉन जो है थोड़े बड़े होते हैं साइज में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मेरे थोड़े साइज में छोटे होते हैं, ये हम देख चुके हैं। प्रोटॉन जो है हमेशा ही न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन एटम के आसपास घूमते रहते हैं। प्रोटॉन हमेशा क्लाउड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा शेल फॉर्म में रहते हैं। तो ये जितने भी मैंने 5 पॉइंट बताए आपको ध्यान रखने, पहले बताया प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन थोड़े भारी होते हैं, हैवियर होते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली थोड़े हल्के माने जाते हैं वेट में। प्रोटॉन साइज में थोड़े बड़े होते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन मेरे साइज में थोड़े छोटे माने जाते हैं। प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करते रहते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्लाउड बना के रहते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन मेरे शेल फॉर्म में रहते हैं।
ये डिफरेंस पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एटॉमिक बॉम्ब के बारे में दे रखी है कि जब भी एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, तो जो एटम का न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद जो न्यूट्रॉन रिलीज होता है और दूसरे न्यूक्लियर को हिट करता है, ठीक है। इस वजह से क्या बनती है, एक चेन रिएक्शन की फॉर्मेशन होती है। और ये इतने बड़ी रिलीज होती है एनर्जी का इतना ज्यादा रिलीज होने से कि जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट अपने साथ हीट निकालता है, लाइट निकालता है और रेडिएशन निकालता है, ठीक है ना। एटॉमिक बॉम्ब कुछ इस टाइप का दिखता है। तो जब ये एक्सप्लोड होता है, इसके अंदर से न्यूट्रॉन में निकलते हैं और ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, बाकी न्यूक्लियाई को आपस में हिट करते हैं, जिसकी वजह से चेन रिएक्शन बनती है और ये हीट, लाइट और रेडिएशन को आपस में निकालते हैं और इतना बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, ठीक है ना। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी अदर देन हमारा जो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमें एटम्स के मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, जो अलग अलग साइंटिस्ट हमारे आए, थॉमसन आया, रदरफोर्ड आए, या फिर हमारे जो चैडविक जी आए, उनने जो जो हमें बताया उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे थॉमसन के मॉडल के बारे में, जे थॉमसन ने हमें क्या क्या बताया एटम के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जोसेफ के मॉडल के अनुसार कि एक पॉजिटिव चार्ज हमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन वहां पे होते हैं। तो उनने पॉजिटिव स्फीयर माना इसको, ठीक है, पॉजिटिव स्फीयर ये प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज। तो इनने ये बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज पूरा स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है, ये स्फीयर लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उनने बोला कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है ये आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर है और जिसकी वजह से जो एटम आएगा मेरे पास वो न्यूट्रल आएगा, मतलब एटम क्या होगा ओवरऑल, वो न्यूट्रल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है आपस में बराबर है। तो मतलब नेगेटिव चार्ज मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा बराबर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के, मतलब n इज इक्वल टू पी। तो मेरा आपस में नलीफाई कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस वजह से मेरा एटम न्यूट्रल बन जाएगा। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है कि थॉमसन ने बोला कि जो एटम है, ठीक है, वो हमेशा सिमिलर होता है एक क्रिसमस पुडिंग या फिर वाटरमेलन। क्रिसमस पुडिंग मतलब जो क्रिसमस जो केक आता है, ठीक है, या फिर वाटरमेलन। उन्होंने बताया उस फॉर्म में हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। वाटरमेलन के अंदर देखते हैं हम कि उसके अंदर सीड्स होते हैं, तो उन्होंने उस सीड्स को इलेक्ट्रॉन बताया और उस पूरे वाटरमेलन को उनने पॉजिटिव स्फीयर बताया। सेम ऐसे क्रिसमस पुडिंग में क्या होता है, क्रिसमस पुडिंग में जो केक ऊपर का है उसको उन्होंने बताया पॉजिटिव स्फीयर, उसके अंदर जो हमने चेरी वगैरह डाली होती है, ऐड किया होता है, उसको उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था थॉमसन का मॉडल। नेक्स्ट हमारे रदरफोर्ड जी आए। अब उनने क्या बताया एटम के बारे में, उसके बारे में पढ़ना है। उनने बताया कि एक एटम जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर, ठीक है, एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और जो एटम का मास होगा वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा। अभी हमने पढ़ा ना कि पूरा मास जो रिसाइड करता है किसके अंदर, एक किसी एटम का न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही छोटा माना जाता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। वही बात जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी कि अब हमने पढ़ा कि एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड है पूरा, तो न्यूक्लियस का साइज तो बड़ा होना चाहिए, मगर ये देखा गया कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम का कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं, एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट होता है, मतलब एक वेल डिफाइंड को जगह मिली है जहाँ पे वो ऑर्बिट में अपने मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिखा रखा है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं आपस में, किसके आपस में, ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और इसी के आसपास पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब रदरफोर्ड के मॉडल की ड्रॉबैक कमियां कहती है उसके बारे में पढ़ना है। तो इनने बोला कि एनी पार्टिकल इन द सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे। तो इससे ये भी पता चलता है हमें कि वो एक्सेलरेशन में जाएंगे। जब हम मोशन वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बस एक्सेलरेशन इतना जान लो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जाता है और भी किसी भी सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और इसी एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, जब एक्सेलरेशन उसके अंदर हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि वो चार्ज पार्टिकल कुछ ना कुछ एनर्जी को भी रिलीज करेंगे, रेडिएट करेंगे, ठीक है। तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन आपस में घूम रहे हैं, वो एनर्जी लूज करेंगे और ऑब्वियसली बात है जब उसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो कहाँ फॉल हो जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे और एटम जो है हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। मगर हमें ये पता है कि एटम हमारे होते हैं स्टेबल, ठीक है। तो ये कमी थी जो रदरफोर्ड का मॉडल हमें नहीं बता पाया था। तो कमी क्या थी, हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन के प्रोसेस में आ जाएगा और एक्सेलरेशन अगर वहाँ पे है तो चार्ज पार्टिकल कोई ना कोई एनर्जी को लूज करेंगे। एनर्जी लूज हो रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और उसके बाद
एनर्जी खत्म होने के बाद हमारा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम मेरा अनस्टेबल हो जाएगा, मगर हम ये जानते हैं कि एटम हमेशा स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक था। उसके बाद हमें पढ़ना है बोर्स का मॉडल, ठीक है ना। बोर मॉडल ने क्या बताया, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। बोर मॉडल ने हमें क्या बताया, बोर ने माना कि जो सारे ऑलमोस्ट हर पॉइंट है वो सारे उनने सही माने जो रदरफोर्ड ने बोलते हैं, एक्सेप्ट कि जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है उनने उसको ऐड किया, कि एक्स्ट्रा चीज उसमें ऐड करी। उनने बोला कि रदरफोर्ड जो बता के गए थे वो सारी चीजें उनने ऑलमोस्ट सेम बताई थी, सच बताई थी, मगर जो वो नहीं बता पाया था वो था इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन किस टाइप से हो रहा है। तो इनने बोला कि इनने ऐड किया कि यहाँ पे जो है कुछ सर्टेन ऑर्बिट होते हैं जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में, ठीक है ना। वहीं रिवॉल्विंग इन इट्स डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी डिस्क्रीट ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो उस ऑर्बिट में मूव करने की वजह से क्या होगा, वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। जब एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे तो वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर गिरेंगे नहीं, और न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेंगे तो वो कभी भी अनस्टेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इनने ऐड किया जो इस मॉडल को परफेक्ट बनाता है एकदम। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था, इनने शेल्स के नाम दे दिए, ठीक है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, एन से नोट कर दिया इनने, ठीक है। और जेड हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर होता है। तो अब इनने बताया कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट शेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बारे में क्या बताया इनने वो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का अलग अलग शेल में, वो कैसे बताया। बोर और ब्यूरी ने दो साइंटिस्ट थे, मगर नाम हमेशा बोर का जाना जाता है, ठीक है ना। ब्यूरी जो थे इनके डिसाइपल थे, इनके जो है स्टूडेंट थे, तो इसलिए ब्यूरी का नाम इतना जाना नहीं जाता, मगर जो बोर थे, ठीक है, वो मेन इनके टीचर थे, तो इसी वजह से बोर के मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। तो अब इसके रूल क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला रूल हमारा क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय। अब किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला इन्होंने दिया। वो फॉर्मूला होता है मेरा 2n², जहाँ पे n मेरा उस शेल का नंबर है, 1 2 3 एक्सेट्रा, कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल जिसको हम के शेल से डिनोट कर सकते हैं, उसमें कितने प्रेजेंट होंगे उसके बारे में देखते हैं। तो फॉर्मूला था हमारा 2n², 2 × n की जगह हमने 1 रखा क्योंकि फर्स्ट शेल हमारी है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो हमारे पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकते। सेम ऐसे सेकंड सेल जो हमारा है जिसको हम एल शेल के नाम से जानते हैं, यहाँ देखते हैं 2n² फॉर्मूला लगाया। सेकंड सेल है तो n की जगह हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 2 4 होता है, तो 4 × 2, सेकंड सेल में मेरे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड शेल जिसको हम एम शेल के नाम से जानते हैं, यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाया, तो 2 × 3 थर्ड शेल है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन हमारे थर्ड शेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। लास्ट शेल जो हमारी फोर्थ शेल जो हमने पढ़ी, इसके बाद और चलती है मगर हमें फोर्थ तक पढ़ना है। तो फोर्थ शेल इसको हम एन शेल के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला लगाया 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 × 2 हमारा बन गया 32 इलेक्ट्रॉन हमारे फोर्थ शेल में आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ध्यान रखना है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में हमारे 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और ऐसे ही चलता जाएगा आगे तक। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, मगर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आउटर मोस्ट शेल हमारी है उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हम भर नहीं सकते, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कभी भी जो है शेल में भरे नहीं जा सकते जब तक उसकी इनर शेल जो है अंदर की शेल भरी नहीं होंगी। ये नहीं कि के एल एम शेल मैंने भरी, मैं सीधा एन शेल को भर रहा हूँ, नहीं, जब तक मेरी के एल एम शेल भरेगी नहीं मैं तब तक एन को भर नहीं सकता, ठीक है। तो ये इनने कुछ रूल दिए थे, तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको। उसके बाद द फॉलोइंग रूल आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल। सेम यहाँ पे वही रूल बता रखे हैं, ठीक है, जो मैंने पीछे बता दिए। अब यहाँ पे आपकी जो एटॉमिक नंबर की जो टेबल है, ठीक है, जो पहले 18 एलिमेंट आपके हैं उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आपको एलिमेंट के नाम दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसके सिंबल दे रखे हैं, एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पढ़ा है कि जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। यहाँ उसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है के एल एम शेल में, और उसके बाद उसकी वैलेंसी दे रखी है, ठीक है ना। तो पहला एलिमेंट मेरा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये हमारे 18 एलिमेंट सारे के सारे हैं, और आपको इसके सिंबल भी याद रखने हैं ऑर्डर वाइज, ठीक है। ऑर्डर में आपको सारा का सारा याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, उसके बाद हीलियम का
He होता है, Li लिथियम का बी, बेरिलियम का, बोरोन का बी, कार्बन का सी एंड सो ऑन, ये सारे आपको याद रखते जाने। ठीक है, एटॉमिक नंबर ही ऑर्डर में चल रहा है, 1 से लेके 18 तक के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। प्रोटॉन भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो देखते हैं हम। जैसे मैं इसमें से लिख लेता हूँ, नाइट्रोजन ले लिया मैंने, नाइट्रोजन का मेरा एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है इसका 7। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा मैं, अब मुझे पता है के शेल में मेरे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 के में डाल दिए। अब 7 में से मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, जब 2 मैंने डाल दिए तो ऑब्वियसली बात है 5 बचेंगे। तो अगली शेल देखो एल, एल में हमने क्या पढ़ा, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो मैं 5 तो यहाँ पे रख सकता हूँ ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे रख दिए। अब मैं वैलेंसी कैसे निकालूंगा, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो वैलेंसी निकालने का सीधा तरीका है कि हम देखेंगे हमारी कोई भी आइटम जो होता है ना, हमेशा नोबल बनना चाहते हैं। जैसे हमारी कुछ गैसेस होती हैं जिनकी वैलेंसी 0 होती है, वो हमारी नोबल गैसेस होती हैं। जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, हमारी नोबल गैस में आती है क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम वैलेंसी को अटेन कर लेती हैं। इनकी वैलेंसी 0 होगी तो नोबल बन जाती है। नोबल कैसे बनेंगी, अगर उसकी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो मेरी जो है वो नोबल गैस की कैटेगरी में आ जाएगी। तो हर कोई जो है, हर कोई आइटम जो है नोबल गैस बनना चाहता है, उस रेस में लड़ा होता है। ठीक है, जैसे कोई भी गरीब आदमी क्या होता है, वो दूसरों को देखा देखी अमीर बनने की सोचता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे चल रहा है कि वो दूसरों को देखा देखी नोबल गैस बनने की सोच रहे हैं। तो अब जैसे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अब उसको या तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, या उसको 0 चाहिए। तो उसके लिए आसान क्या है, 3 गेन करना 8 बनाने के लिए, ये 5 लूज करना 0 बनाने के लिए। तो उसके आसान है 3 गेन करना। ठीक है, क्योंकि 5 वो लूज कर देगा तो एनर्जी उस राउंड में बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी, तो इस वजह से वो 3 को गेन कर देगा। तो यहाँ पे हम उसकी वैलेंसी को 3 मान लेंगे। ठीक है ना, या आप इस तरीके से कर सकते हो कि अगर किसी के भी आउटर मोस्ट शेल में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको आप सीधा 8 से माइनस कर दो। अगर 5 से कम है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो उसको वही नंबर उसकी वैलेंसी मानी जाएगी। जैसे यहाँ पे बोरोन में देखो, बोरोन के जो एटॉमिक नंबर है 5 है। ठीक है, मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2 3। अब आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि 5 से कम है, तो इसकी वैलेंसी भी 3 बन जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद हमें पढ़ना है वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी की वो एलिमेंट के साथ में किस तरीके से कंबाइन कर सकता है, उसको हम उसकी वैलेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट मेरा है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है कि अगर एक एटम में आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है या फिर वो इनर्ट या फिर लीस्ट रिएक्टिव है, तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या मैं बोलूँ उनकी वैलेंसी 0 मानी जाएगी। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ लिया वहां पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, of the inert element helium atom has 2 electron in the outermost shell and the atoms of other elements have 8 electrons in their outermost shell. Atoms having 8 electron in their outermost shell is having octet configuration and are stable. अब वही जो मैंने आपको पीछे बताया कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, या तो 2 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं। अगर इनमें पूरे कंप्लीटली फिल्ड हैं तो इनको स्टेबल माना जाता है, इनको नोबल गैस की कैटेगरी में रख लिया जाता है। तो हाँ, सारे के सारे एटम स्टेबल बनने की दौड़ में लग जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट मेरा है कि अगर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो वो स्टेबल नहीं माना जाएगा। तो वो ट्राई करता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करे, या तो एटम को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके दूसरे एटम के साथ, ताकि वो उस ऑक्टेट की कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट गेन और शेयर्ड बाय एन एटम टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी। तो वही चीज जो मैंने बताई कि वो इलेक्ट्रॉन कितने एटम जो अपने लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, या फिर शेयर कर रहा है दूसरे एटम के साथ में, उसी को उसकी वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, स्टेबल बन सकते हैं, तो उनकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है तो इसकी वैलेंसी हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, वैसे कार्बन की जो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, आप 10th क्लास में जो हमारा कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ पे इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्लोरीन आसानी से गेन कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन और स्टेबल बन सकता है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। सेम ऐसी ऑक्सीजन 2 कर सकता है, उसकी वैलेंसी 2। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे हमें वैलेंसी निकालनी है। नेक्स्ट होता है कि
पहले 18 एलिमेंट का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर इस टाइप का है, ठीक है। लिथियम में आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मैंने लगा दिए न्यूक्लियस के अलावा जो रिवॉल्व कर रहे हैं आपस में। ये हमारी के शेल, ये एल शेल, ठीक है। बेरिलियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो के शेल, एल शेल और एम शेल, ठीक है। पहले में 2 आ सकते हैं, लगा दिए मैंने 2, उसके बाद दूसरे में मैंने 2 लगा दिए, ठीक है। क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 4। सेम ऐसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 5 मतलब 2 पहले शेल में, 3 अगले शेल में, तो 2 पहले में लगा दिए और अगले में 3 लगा दिए, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके बना के खुद से देखने हैं। उसके बाद है मेरा एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब इनके बीच में डिफरेंस भी बहुत पेपर में पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो अब एटॉमिक नंबर होता क्या है कि जो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का या फिर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उसका, ठीक है, उसको उसका एटॉमिक नंबर के नाम से जाना जाता है। मैंने बोला था कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है हमेशा प्रोटॉन की, तो जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट है वही उसका एटॉमिक नंबर बन जाता है। तो उसके बाद देखते हैं हम मास नंबर क्या होता है। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर अभी हमने पढ़ा था कि मास नंबर क्या होता है, मास मेरा बराबर होता है हमेशा किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो फॉर्मूला सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगी, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नेक्स्ट वन मेरा क्या है, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। की हर एलिमेंट के एटम का जो है एटॉमिक नंबर बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मास नंबर में क्या दिया है, द मास ऑफ एन एटम इज मेनली द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। मतलब जो एटम का मास होता है वो मेनली प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का मास माना जाता है उस एटम के न्यूक्लियस का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन भी 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन भी 2, और लिथियम एटॉमिक नंबर 3 और प्रोटॉन भी 3। और वही एग्जांपल हम मास नंबर का देखें, कार्बन उसका मास नंबर 12 होता है क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास का 12 हो जाएगा। एल्यूमिनियम मास नंबर 27, उसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास हमारा 27 हो जाएगा। सेम ऐसे सल्फर का मास नंबर 32, 16 प्रोटॉन एंड 16 न्यूट्रॉन। तो दोनों आपको याद रखने, ठीक है ना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद हमारा जो पहली इमेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड की देखी गई थी पहली बार, वो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है। ये जो हमारी फर्स्ट इमेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड की देखी गई थी, ठीक है। उसके बाद में हमें पढ़ना आइसोटोप्स के बारे में। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप हमारे एटम के वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो मगर उनके मास नंबर से अलग हो, ठीक है ना। तो मतलब सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर दोनों के बराबर होंगे मगर दोनों का मास डिफरेंट हो जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, पहले तीनों कौन से मेरे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। इनको HDT से नोट करते हैं। तो अब देखें हम हाइड्रोजन में जो प्रोटियम होता है मेरा, उसका जो है एटॉमिक नंबर 1 होता है, हमें पता है, तो 1 तो हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। मगर जो इसका एटॉमिक मास है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया है, 1 ऊपर आना और 3 नीचे आना, तो 1 को आप यहाँ लिख दो और 3 को इसके नीचे लिख दो। अब यहाँ पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर हर जगह 1 हो रहा है और जो मास नंबर है वो चेंज हो रहा है। पहले में प्रोटियम में 1 है मास नंबर, ड्यूटेरियम में 2 हो गया और ऐसे ट्रिटियम में मेरा 3 हो गया इसका मास नंबर। तो आइसोटोप्स वही होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम मगर मास नंबर डिफरेंट होता है। सेकंड पॉइंट मेरा है, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे 12C कार्बन और एक है 14C कार्बन, ठीक है। सेम ऐसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, वो कौन कौन से, 35Cl और 37 क्लोरीन। तो ध्यान रखना है कि किसी भी एटम के जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे आता है और मास नंबर ऊपर आता है, तो यहाँ पे भी आप दोबारा से चेंज कर लेना, ठीक है ना। वो गलती होगी, यहाँ पे चेंज होना है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे नीचे 1 आएगा। मैं मिटा के कर देता हूँ एक बार। क्या करना है इसमें, इसमें हमें करना है, इसको हटा दो और यहाँ पे क्या आएगा, 2 ऊपर आएगा और यहाँ पे 1 नीचे आ जाएगा। ये सही है, बाकी खाली चेंज इसमें करना था, क्योंकि किसी भी एटम में जैसे हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर जो होगा नीचे आएगा, मास नंबर उसका ऊपर आएगा, ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर Z है वो उसका नीचे आएगा।
जैसे मैं एक्स से नोट कर रहा हूँ किसी भी एटम को, उसका जो मास नंबर है वो ऊपर और जिसका एटॉमिक नंबर जेड है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो कार्बन क्लोरीन दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा आइसोबार्स। आइसोटोप में हमने क्या पढ़ा कि उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है मगर मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार में क्या होगा, अब आइसोबार ऐसे समझो, बार एक तरीके से बाहर समझ लो, मास एक तरीके से भारी होता है ना हमारा, तो आइसो का मतलब होता है सेम। आइसोबार क्या होगा मेरा, जिसमें मेरा मास नंबर सेम होगा मगर एटॉमिक नंबर वहां पे डिफरेंट हो जाएगा, उसको हम आइसोबार के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार कि आइसोबार आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैविंग सेम मास नंबर। दिस पेयर ऑफ एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। अब इनके जो अंदर जो न्यूक्लियन जो प्रेजेंट होगी मतलब न्यूट्रॉन वो सेम होंगे सारे के सारे। ठीक है, एग्जांपल के लिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और आयरन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। अलग अलग एटॉमिक नंबर है मगर इनका जो मास नंबर है वो सेम होता है। कितना, 40 होता है दोनों का जो मास नंबर होता है। ठीक है, 40-20 सी ए और 40-80 आर्गन। नीचे हमारा एटॉमिक नंबर आ गए दोनों के जो डिफरेंट है मगर जो दोनों का मास नंबर है 40-40 ए सेम आ गए दोनों के। ठीक है, सेम ऐसी आयरन जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं और निकल एन से डिनोट करते हैं, दोनों का अलग अलग होता है एटॉमिक नंबर मगर एटॉमिक मास दोनों का सेम है 58। आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है, वही निकल का एटॉमिक नंबर 27 मगर दोनों का मास 58। तो इससे हमें पता क्या लग रहा है कि इनमें क्या सेम चीजें सेम होंगी, इनको जो क्या चीजें होंगी, न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंस दे रखा है कि अगर पेपर में अगर आपसे डिफरेंस पूछ ले कि आप डिफरेंस बताओ इनके बीच में, तो डिफरेंस किस तरीके से बताओगे आप। तो आइसोबार में पहले पॉइंट है कि इनका मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम मगर मास नंबर डिफरेंट होता है। सेकंड पॉइंट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है आइसोबार्स में, और वहीं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं मगर इनका न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। ठीक है, अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग होती है आइसोबार में, इनकी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है हमेशा क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। अगला है एटम जो है ये अलग अलग एलिमेंट के होते हैं मगर ये सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन में हमने देखा, ठीक है, कार्बन में हमने देखा, क्लोरीन में हमने देखा, क्योंकि इनके एटम सेम थे, सेम एटम के अलग अलग आइसोटोप्स थे मगर आइसोबार में अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर यहाँ पे समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल लर्न विद पवन के नाम से जो बनाया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको डेली बेस पे जो एजुकेशनल रील है वो देखने को मिलेंगी। और इस हमारे ग्रुप में आपको नोट्स या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ्स वो आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।